वेलकम टू CLC जुडिशियल। हम लोगों का एक संकल्प है कि जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए हम लोग कुछ कर सकें। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यूपीएससी जुडिशरी या एपीओ कोई भी लॉ बेस्ड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो हम आप लोगों के लिए मेंस पर्पज़ से आप मेंस में क्या लिखें, कैसे लिखें, बेहतरीन आंसर क्या हो सकता है, कितने मार्क्स, तो इन सारी चीज़ों से विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटीज इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियोज बनाते हैं सीरीज वाइज। आईपीसी का सीरीज कंप्लीट हो चुका है, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। एविडेंस एक्ट का ये सीरीज चल ही रहा है, तो इन वीडियोज को देखिए। आप जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक इन सीरीज में छूट गया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम उस टॉपिक पर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक है हम लोगों का स्टॉपेल। तो स्टॉपेल बहुत ही वास्ट है, कई तरह के स्टॉपेल, बहुत सारे केसेज, एंड वन ऑफ द मोस्ट यूज डे टू डे यूज में काफ़ी ये आता है और इसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टॉपेल बाय मैटर इन पायस मीन्स, तो इसका आंसर होगा सी। इसको मैं जब टिक कर दूं, मैं स्टॉपेल के बारे में अभी चर्चा करूंगा इस पूरे वीडियो में। स्टॉपेल, प्रोमिसी स्टॉपेल और उन तमाम सारी चीज़ों को आप वीडियो को पॉज कर जो इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको लगे उसे नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो आइए स्टॉपेल की शुरुआत करते हैं। स्टॉपेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले लॉ इज़ नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। आप खुद सोचिए, पुराने गाने भी बने हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अगर लोग वादे करें और उसे ना निभाएं तो सोसाइटी में फ्रॉड, चीटिंग और ये सारी, अपने वादों को पूरा ना करना, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देना, क्रिमिनल एक्शन, वादे पे तेरा बंदा मारा गया, सीधा साधा, मुझे गाने वाने नहीं आते, जस्ट एक द थीम है कि आप जो कहें उसे पूरा करें। दिस इज वन। अब लॉ सब्जेक्ट है किंतु परंतु का, ये एक लाइन का है कि जो आपने कहा, जो आपने वादा किया उसे आप पूरा करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को कानूनी तौर तरीकों पे कानूनी लैंग्वेज में लिख दिया गया, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। आप देखिए स्टॉपेल मैंने कुछ लिखा है मेंस पर्पस से आपके लिए। स्टॉपेल में बी डिस्क्राइब एज ए रूल बाई which a person in some cases will not be allowed to plead the contrary of a fact or a state of thing which he has formally asserted by words or conduct। तो स्टॉपेल या तो बाई वर्ड या कंडक्ट, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी बहुत तरीके से हो सकता। इन प्लेन वर्ड्स, ए पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू से वन थिंग एट वन टाइम एंड द अपोजिट ऑफ इट एट अनदर टाइम। आप अपनी बातों पे कायम रहें, उन्हीं चीज़ों को लीगल लैंग्वेज में लिखा हुआ। द स्टॉपेल एक्सटेंड्स नॉट ओनली टू ए मैन्स ऑन डिक्लेरेशन एंड एक्ट्स बट ऑल्सो टू दोज ऑफ ऑल पर्सन्स थ्रू हुम ही क्लेम्स। मीन्स कि प्रिंसिपल एजेंट सबको बाउंड करता है, तो उसी चीज को लिख दिया गया। स्टॉपेल बाइंड्स बोथ पार्टीज एंड प्रीविज। नोट कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स में आप लिखने जा रहे हैं तो थोड़ा कोई जूरिस्ट वगैरह कुछ वैसा डायलॉग है उसे आप कोट कर दीजिए तो अच्छा हो जाता है आंसर। एडवर्ड कोक ने स्टॉपेल को कहा था, ए मैन्स ऑन एक्ट और एक्सेप्टेंस स्टॉपेथ और क्लोजेथ अप हिज माउथ टू अलेज और प्लीड द ट्रूथ। स्टॉपेल एक वर्ड है, स्टॉप। स्टॉप का मीनिंग होता है टू प्रिवेंट डिनाइंग द ट्रूथ। स्टॉप मतलब ये एक लिटिल वर्ड है, टू प्रिवेंट फ्रॉम denying the truth। It means that a man is stopped from denying or withdrawing his previous assertion or from going back upon his own act even if it be to tell the truth। इसको, इस लाइन को देखिए ऐसे हम लोग समझते हैं, इवन इफ, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने आपको कहा कि ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है इसका मैं ऑनर हूँ, आप मेरी बात मान के इसे खरीद लिया।
लेकिन ट्रूथ क्या है, मैं इसका ऑनर नहीं हूँ। तो मैं कल को ये सेल डीड चैलेंज करता हूँ कि अजी सच तो ये है कि मैं इसका ऑनर नहीं हूँ और इन्होंने डिफेक्टिव प्रॉपर्टी खरीदी है, तो इनका टाइटल ठीक नहीं है। तो इन दैट सेंस ये जो लैंग्वेज लिखी गई है, और फ्रॉम गोइंग बैक अपॉन हिज ऑन एक्ट इवन इट बी टू टेल द ट्रूथ, सच के भी वास्ते आप अपने कही हुए बातों से मुकर नहीं सकते। ये सोसाइटी के लिए, सिस्टम के लिए, लोग अपनी बातों पे कायम रहें। आपकी बातों पे भरोसा करके कोई आगे को बढ़ गया, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मैं आगे और चर्चा करूंगा, टाइम टू टाइम इसके इलस्ट्रेशंस देंगे। वीडियो आज मैं कोशिश करूंगा, टाइम नज़दीक आ रहा है बिहार एपीओ मेंस का, और जल्दी से जल्दी ये एविडेंस एक्ट सीरीज जल्दी से, तो क्या इतना 10 तारीख तक चलना चाहिए। तो आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल इज इट वुड प्रमोट फ्रॉड एंड लिटिगेशन इफ ए मैन इज अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट हिज ऑन एक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑन द फेथ ऑफ व्हिच अनदर पर्सन वाज इंड्यूस्ड टू अल्टर हिज पोजीशन। अब हमने कुछ कहा आपको, आपने उस पे अपने पोजीशन को अल्टर कर लिया, फिर मैं अपनी बातों से मुकर जाऊं, तो डेट इज ए टाइप ऑफ फ्रॉड ऑल्सो। लिटिगेशन होगा, फ्रॉड होगा, सोसाइटी कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, peaceful society. Therefore, estoppel has been stated to be a rule of evidence which in certain circumstances precludes a person from establishing real facts and compels him to abide by a conventional set of facts. estoppel का एक लीगल मैक्सिम है, इस लीगल मैक्सिम को आप जरूर याद रखिएगा। लीगल मैक्सिम वगैरह अगर आप मेंस में कोट करते हैं तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपको। एलिगेंस कॉन्ट्रैक्टर नॉन एस्ट ऑडियंडस मीन्स ए पार्टी इज नॉट टू बी हर्ड टू अलेज द कंट्ररी। एलिगेंस मतलब जो आपने कहा, कॉन्ट्रैक्टर मतलब कंट्ररी, नॉन एस्ट ऑडियंडस मतलब सुनना, तो ए पार्टी इज नॉट टू बी हर्ड टू अलेज द कंट्ररी। ये जो द रूल इज इनएक्टेड सेक्शन 115, ए पर्सन कैन नॉट एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम, हेंस ही कैन नॉट से एट वन टाइम दैट ए ट्रांजैक्शन इज वैलिड एंड एट अनदर टाइम द ट्रांजैक्शन इज टू बी इनवैलिड। इट वुड बी मस्ट inequitable and unjust to a person that if another by representation made or by conduct amounting to representation has induced him to act as he would not otherwise have done, the person who made the representation should be allowed to deny or repudiate the effect of his former statement to the loss and injury of person who acted on it. एक बहुत बढ़िया केस है सुप्रीम कोर्ट का, HR बासवराज वर्सेज कैनरा बैंक का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी और प्रिंसिपल ऑफ estoppel applicable in cases where the other party has changed his position. अगर other party has not changed its position तो ये estoppel may not apply। तो अल्टरिंग द पोजीशन हम लोग सेक्शन 115 को देखेंगे। estoppel जो कम्प्लेक्स लीगल नोशन है और ये इन्वॉल्व्स कम्बिनेशन ऑफ सेवरल इसेंशियल एलिमेंट्स जैसे स्टेटमेंट, रिप्रेजेंटेशन, एक्टेड ऑन द फेथ ऑफ द स्टेटमेंट, रिजल्टिंग डेट्रीमेंट एंड मेनी अदर्स। estoppel बेसिकली कई तरह के होते हैं, लेकिन 4 मेजर टाइप ऑफ estoppel इज रिकॉग्नाइज। estoppel बाय रिकॉर्ड और क्वासी रिकॉर्ड, कोर्ट का जजमेंट भी estoppel है एक तरीके से बिटवीन द पार्टीज। तो और ये 3 सिचुएशंस में राइज हो सकता है, ये तीनों सिचुएशंस लिखे हुए हैं। वेयर एन इशू ऑफ फैक्ट हैज बीन जुडिशियली डिटरमाइंड इन अ फाइनल मैनर बिटवीन द पार्टीज बाय कोर्ट, तो एंड सेम इशू कम्स डायरेक्टली इन क्वेश्चन इनटू सब्सिक्वेंट सिटिंग बिटवीन द सेम पार्टीज, तो estoppel बाय रिकॉर्ड, क्वासी estoppel, क्वासी रिकॉर्ड, या where the first determination was by a court of exclusive jurisdiction and the same issue comes incidentally into subsequent sitting, तो भी अप्लाई होगा। In some cases where an issue of fact affecting the status of a person or thing has been necessarily determined in a final manner as a substantive part of a judgment in them or tribunal या court का, and the same issue comes directly in question in subsequent civil sitting, तो वहाँ भी estoppel अप्लाई करेगा। और लेकिन जो रेस जुडिकाटा और हमारा एविडेंस एक्ट में भी सेक्शन 40 से 43 तक
that is also admissibility of the previous judgment on the basis of estoppel. तो वेदर अर्लियर डिसीजन ऑफ कोर्ट, अगर इसमें स्टॉपल बाय रिकॉर्ड के द्वारा, स्टॉपल बाय रिकॉर्ड और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की जजमेंट है तो स्टॉपल बाय रिकॉर्ड होगा, और बाकी दूसरे की जजमेंट है तो डेट इज स्टॉपल बाय क्वासी रिकॉर्ड। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। वेदर अर्लियर डिसीजन इज, इसी को एलो टेक्स्ट में हाईलाइट करके लिख दिया है हमने। स्टॉपल बाय रिकॉर्ड इन द नेम ऑफ रेस जुडिकाटा सीपीसी में है आपका सेक्शन 11, और सेक्शन 40 से 43 एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ प्रीवियस जजमेंट। जजमेंट थोड़ा सा वैसे हमने लिख दिया, जजमेंट इन देम यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, जजमेंट इन देम में भी डिफाइंड, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, इसे आप जरूर जानिएगा। स्टेटस ऑफ ए पर्सन और थिंग, द जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ probate establishing a will or creating a status of an administration, या divorce court dissolving और establishing marriages, ये examples हैं judgment in rem के। और ये judgment in rem bind all persons whether they are party or not, that is immaterial। तो judgment in rem is applicable upon the universe, all are bound by, and judgment in personam में only parties and their privilege। और लैक ऑफ jurisdiction, अगर प्रीवियस जजमेंट इट वाज नॉट प्रोनाउंस्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कंपिटेंट jurisdiction तो स्टॉपल नहीं होगा, ना ही आपका रेस जुडिकाटा होगा, और ना ही वो रेलिवेंट होगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 40 से लेके 43 तक। और एविडेंस एक्ट में एक प्रोविजन है सेक्शन 44 की, अगर इफ जजमेंट ऑफ ए कोर्ट is filed in a case to prove estoppel, it may be shown that delivering the judgment court had no jurisdiction or that it was obtained by fraud। आप 44 रेफर कीजिएगा। दूसरा टाइप है estoppel का, estoppel by deeds। तो where in a deed made between party and verified by their seals, अगर पार्टी ने कोई राइटिंग में कोई चीज़ तो उससे मुकर नहीं सकते, and that is known as estoppel by deed। और लेकिन अगर इफ डीड वाज obtained by fraud, force और अदर फॉल प्रैक्टिस तो estoppel कैन नॉट arise। estoppel by matter in पायस आज का क्वेश्चन है। पायस मीन्स कंडक्ट और रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे मैं लिख दूं, लिखा भी है पायस मीन्स कंडक्ट और रिप्रेजेंटेशन। तो अगर कोई पार्टी अपने कंडक्ट के द्वारा या रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कोई चीज, कोई रिप्रेजेंटेशन देती है, कोई स्टेटमेंट, तो उससे मुकर नहीं सकते, और ऐसे estoppel को estoppel by matter in pass कहते हैं। और therefore आज के क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी MCQ का, हम लोग मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन को थोड़ा रुक के करेंगे, और उसके बाद estoppel by matter in pass। और हमारा जो एविडेंस एक्ट में जो estoppel है सेक्शन 115, 116, 117, ये 3 तरह के estoppels दिए हुए हैं। एक तो जनरल estoppel, दूसरा लैंडलॉर्ड टेनेंट का, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। तो दीज estoppels आर एग्जाम्पल ऑफ estoppel by matter in pass, आगे लिखा है। और estoppel by election, अगर मान लीजिए आपने एक बार, आपको कोई शर्त दी गई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, और आप एक शर्त पे राजी हो गए, तो बाद में फिर आप, अगर आपने इलेक्ट किया तो फिर बाद में यू कैन नॉट गो अवे और एंड यू कैन नॉट रिट्रीट बैक। ए पार्टी इज नॉट अलाउड टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम लेंथ एट द सेम टाइम, फास्ट एंड लूज, एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट। तो ऑन दीज डॉक्ट्रिन्स estoppel by election है। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस, ये थोड़ा यहाँ पे, वर्सेस डायमंड एंड जेम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट। ए पार्टी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी estoppel के बारे में कहा था, estoppel by election, कि a party cannot be permitted to blow hot and blow cold, fast, loose, approbate, where one knowingly accepts the benefits of a contract or conveyance or order upon himself. The doctrine of estoppel by election is one among the species of estoppel in pious or equitable estoppel, which is a rule of equity. By this law, a person may be precluded by his actions or conduct or silence when it is duty to speak from asserting a right which he would have otherwise had.
तो ये राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है। ये बेसिकली 4 स्टॉपल, कई नंबर ऑफ स्टॉपल्स, लेकिन हम लोगों को रिसर्च नहीं करना है, हम लोगों को बेसिक चीज़ें जान लेनी है और उनके बारे में 2-2 4-4 लाइन विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो ये 4 तरह के बेसिकली स्टॉपल: मैटर ऑफ रिकॉर्ड, डीड, पास, कंडक्ट रिप्रेजेंटेशन, स्टॉपल बाय इलेक्शन। अब प्रॉमिसरी स्टॉपल के बारे में चर्चा करते हैं। प्रॉमिसरी मतलब कोई स्टॉपल जो प्रॉमिस से बना हुआ है। अब मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको बोलूं कि मैं 10 स्टूडेंट को उनका टेस्ट लूंगा और उनको फुल फाउंडेशन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। मेरिट क्राइटेरिया होगा कि उन्होंने कहाँ से पास आउट किया है, उनकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। 10 स्टूडेंट अपीयर होते हैं, 10 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फुल फाउंडेशन कोर्स में उनका एडमिशन ले लेता हूँ, थोड़े दिन पढ़ाता हूँ, फिर कहता हूँ कि भैया फुल फाउंडेशन कोर्स नहीं मिलेगा, मेरी मर्जी, अब आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो आई एम बाउंड बाई promissory estoppel. A man is required to honor his promise. Equitable principle. आप इक्विटी इज नथिंग मोर देन कंसाइंस। ये बात कुछ और है कि आज के जमाने में कंसाइंस आइदर एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लेकिन जो भी हो, कंसाइंस, अपील ऑफ कंसाइंस, कोर्ट ऑफ कंसाइंस, सबसे ऊपर की अदालत क्या है? कोर्ट ऑफ कंसाइंस। तो कंसाइंस चाहे जो भी, अब फिर मैं ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में टाइम नहीं है, अब बाद में कभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो प्रॉमिसरी एस्टॉपल आप जानिए कि प्रॉमिस है, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। इक्विटेबल एस्टॉपल बिकॉज इक्विटी पे बेस्ड है। क्वासी एस्टॉपल, तो इसमें सारे प्रॉमिसरी एस्टॉपल इज नॉट बेस्ड अपॉन doctrine of estoppel, it is a new estoppel. The accurate principle is thus when one party makes a clear promise to the other party by his words with intention of forming a lawful relationship. तो lawful relationship होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई कहता है कि मैं तेरे लिए भाई चांद के तारे तोड़ के लाऊंगा, तो जो चीजें प्रॉमिस की गई है वो कैपेबल टू बी परफॉर्म्ड होना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मैं एक ऐसा ताबीज दूंगा, जेब में रख के एग्जाम में जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रॉमिस, चलिए मजाक में या छोड़िए, नहीं बोलूँगा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, मैं बहुत दूर भागता हूँ उन सारे चीज़ों से। ये सिंपली दिस प्रॉमिसरी एस्टॉपल में लॉफुल रिलेशनशिप होना चाहिए, इंटर इनटू ए लॉफुल रिलेशनशिप। अब मान लीजिए कि मैं अपने कुछ लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप आइए, शाम को मैं पार्टी करूँगा। लोग आ गए और मैं बोलूँ कि भाई मैंने तो मजाक किया था, तो झगड़ा होगा। तो पॉइंट इज दिस कि आपने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट ही किया था इन चीज़ों से। तो प्रॉमिसरी एस्टॉपल में आपको one party makes a clear promise to the other party by his word with an intention of forming a lawful relationship. So, and knowing that the other party to whom the promise is made may act upon it and in fact acted upon the other party on dependence of the assurance, the promise becomes an obligation and hence the party who made the promise cannot go back from his words. लॉ कमीशन ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लगा दीजिए 25A करके 108 रिपोर्ट में, लेकिन अभी तक लगाया नहीं गया। और प्रिंसिपल ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल, ये जो एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेनेवर ए पर्सन, अब चूंकि ये प्रॉमिसरी एस्टॉपल में कंसिडरेशन नहीं होता, मतलब, और देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन सेक्शन 25, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीरीज बताऊंगा तो वहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो प्रॉमिसरी एस्टॉपल इज आल्सो ए प्रॉमिस टू डू समथिंग विदाउट कंसिडरेशन। दिस इज सिंपल वन वे प्रॉमिस। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए
मैंने किसी स्टूडेंट को कहा कि मैं भैया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, कोई चार्ज नहीं लूंगा। स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू कर दिया, स्टूडेंट कहीं और पढ़ता था, वो छोड़ के मेरे पास आ गया। अब 1 महीने के बाद मैं बोलूं कि भाई अब तो मैं नहीं पढ़ाता, मेरी मर्जी, कोई पैसा थोड़ा ही लिया, कर्जा थोड़ा ही खा रखा। तो these things are not only morally wrong but also legally wrong. I am bound by promissory estoppel. तो जो प्रॉमिस किया, whether that is a legal promise, अब मान लीजिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं सी का मर्डर कर दूंगा, तो कैन वी इन्वोक डॉक्ट्रिन ऑफ promissory estoppel इन सच सर्कमस्टांसेस? ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, जस्ट लॉ सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे कंटेंट है, मैं बहुत प्रेशर में हूँ कि जल्दी आधे घंटे के अंदर इस वीडियो को, लेकिन आधे घंटे में हो पाता नहीं हो पाता, आई डू नॉट नो, देखते हैं। तो एक बहुत फेमस केस है इसमें, सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड, हाई ट्रीज हाउस लिमिटेड। इसमें ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट वाज लेट आउट फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years, रेंट फिक्स था, वॉर इंटरवेंट और फ्लैट खाली हो गया। तो जो द लेसी वाज नॉट एबल टू पे फुल रेंट, तो मकान मालिक ने कहा कि भाई युद्ध हो गया, आप आधा किराया ही दीजिए, रहिए। टेनेंट आधा किराया दे के रहने लगे। बाद में मकान मालिक ने कहा अब युद्ध खत्म हो गया, आप पूरा किराया दीजिए, जो बकाया है आधा किराया ही आपने दिया वो भी पूरा दीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई कंसेशन उसकी मर्जी थी, युद्ध के दौरान दिया, ठीक है, तो आगे से वो फुल किराया ले सकता है, लेकिन युद्ध के दौरान जो उसने प्रॉमिस किया था कि आधा ही किराया लेगा, तो ही इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ promissory estoppel। आप देखिए कोरोना में शटडाउन हो गया, अगर मकान मालिक कोई कहता है कि ठीक है भाई तुम खाली मत करो, हमें हाफ ही किराया देना या चाहे इतना ही देना, तो फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम ही इज बाउंड बाय promissory estoppel। हमने इसी केस के फाइंडिंग को सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी वाले केस के ही तौर पे ये कोविड का एक अलग से एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दे दिया। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि promissory estoppel अगेंस्ट स्टेट क्या होगा, नहीं होगा? तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ promissory estoppel necessitates striking a balance between individual right और larger public interest। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी माथुर के केस में कहा था, एंड दिस इज ए वेरी वेरी लीडिंग केस। इन दिस केस फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड डॉक्ट्रिन ऑफ promissory estoppel, इससे पहले रिकॉग्नाइज नहीं होता था। इस केस का ये था, जस्टिस भगवती को ये क्रेडिट जाता है, उनको बहुत सारे और भी क्रेडिट जाते हैं। तो जस्टिस भगवती इस केस में क्या हुआ कि यूपी गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई आप इंडस्ट्री वगैरह यूनिट लगाइए, आपको हम कंसेशन देंगे इसमें, और उसमें पिटिशनर ने वनस्पति प्लांट यूनिट सेटअप किया। डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ने वो दिया था उसे कि हम आपको जो सेल टैक्स में 3 सालों तक एग्जेम्पशन देंगे, 3 सालों तक आपको सेल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मोतीलाल पद्मपत शुगर मिल्स, उन्होंने इंडस्ट्री अपना लगाई वहाँ। ये क्या मेरा टाइपिस्ट टाइप करता है, वर्सेज होना चाहिए, एक्स टाइप किया हुआ। तो उसने लगाई इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट का प्रॉमिस था कि आप इंडस्ट्री लगाइए, आपसे 3 साल तक सेल टैक्स नहीं लिया जाएगा। बाद में गवर्नमेंट ने अपना पॉलिसी रिवोक कर दिया, इट वाज चैलेंज। जस्टिस भगवती ने कहा कि गवर्नमेंट इज बाउंड बाय इट्स प्रॉमिस एंड गवर्नमेंट कैन नॉट गो बैक बिकॉज ए पार्टी हैज अल्टर्ड इट्स पोजीशन। और जस्टिस भगवती ने जितने भी इंग्लिश केसेस थे promissory estoppel सबको रिव्यू किया, और सबको रिव्यू करने के बाद उन्होंने कहा कि it is however necessary to make it clear that though the doctrine has been called in various judgment and textbook as promissory estoppel and it has been variously described as equitable estoppel, quasi estoppel and new estoppel, it is not really based upon the principle of estoppel. Promissory estoppel is not based upon the principle of estoppel, but is a doctrine evolved by equity in order to prevent injustice where a promise made by a person knowing that it would be acted on by the person to whom it is made, and in fact it is so acted on, it is inequitable to allow the party making the promise to
go back upon it. Doctrine of Thomas estoppel need not therefore be confined to the limitations of estoppel in the strict sense of the word. तो डॉक्ट्रिन ऑफ Thomas estoppel इज ऑल्सो एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट। एक और केस है आपका लॉर्ड डेनिंग का, क्रैब वर्सेस अरुण डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इस केस में कहा कि देयर आर estoppels एंड estoppels, सम डू गिव राइज टू ए कॉज ऑफ एक्शन एंड सम डू नॉट। और उन्होंने, जस्टिस भागवती ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ Thomas estoppel, it may not be used as a sword, it can only be used as a shield, it cannot result into filing a case, it may not give you rise to a cause of action directly, but it by virtue of Thomas estoppel you can defend yourself. अगला केस देवी मल्टीप्लेक्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में, इसमें गवर्नमेंट ने कोई स्कीम उसी तरह से अनाउंस किया इन द फॉर्म ऑफ टैक्स हॉलीडेज, बाद में मुकर गई तो कहा गया कि गवर्नमेंट वाज बाउंड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ Thomas estoppel। और जस्टिस भागवती के ही तौर पे ये 19 केस का साइटेशन नहीं लिखना, मैं चर्चा भी नहीं करूँगा। साइटेशन, डोंट वेस्ट योर टाइम इन मेमोराइजिंग द साइटेशन। आप लीगल थ्योरीज को समझिए, इनके प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशंस को समझिए। मैंने पीछे के कई सारे वीडियोज में डिस्कस किया हुआ, उनको आप देखिएगा। और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ Thomas estoppel अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो ये नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव फंक्शन, नंबर 1। नंबर 2, दिस डॉक्ट्राइन कैन नॉट बी इन्वोक्ड फॉर प्रिवेंटिंग गवर्नमेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन। Number 3, when officer of government acts outside the scope of his authority, अगर गवर्नमेंट एजेंसीज ने आउटसाइड स्कोप ऑफ अथॉरिटी तो भी ये डॉक्ट्रिन कैन नॉट बी इन्वोक्ड। और डेट्रीमेंट कॉज्ड फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ Thomas estoppel इज नॉट नेसेसरी। तो ये बात उसी में मोतीलाल वाले केस में कही गई। estoppels के कुछ की पॉइंट, नो estoppel अगेंस्ट स्टैट्यूट, नंबर 1, नो estoppel अगेंस्ट सोवरेन एक्ट, नो estoppel व्हेन बोथ पार्टीज आर एक्वेंटेड विद ट्रू फैक्ट, नो estoppel अगेंस्ट माइनर। ये 4 चीजें नोट कर लीजिए। कुछ कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि estoppel रेस जुडिकाटा में क्या डिफरेंस है। तो estoppel 115 में, रेस जुडिकाटा जो है 11 में। estoppel फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज और रेस जुडिकाटा जो है प्रीवियस डिसीजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। estoppel प्रिवेंट्स ए मैन फ्रॉम सेइंग वन थिंग एट वन टाइम एंड रिट्रेटिंग इट फ्रॉम अनदर टाइम। और रेस जुडिकाटा जो है, इट प्रिवेंट्स द jurisdiction on the subject matter already decided by a competent court. estoppel shuts the mouth of parties, res judicata bars jurisdiction of court। estoppel जो है रूल ऑफ इक्विटी है, रेस जुडिकाटा रूल ऑफ लीगल प्रोसीजर है। estoppel originates from representation और conduct of party, res judicata जो है originates from decision of court। estoppel based on rule of equity, justice and good conscience, और res judicata based upon public policy। estoppel prevents a person to rebut what has been presented to him, res judicata prevents the court to hear a case which has already been decided। और उसी तरीके से कुछ डिफरेंसेस मैंने लिख दिया, कभी कभी पूछ देते हैं estoppel और waiver में क्या अंतर है। तो estoppel is used as a defense and not as a cause of action। waiver may be a cause to give rise to a right। मान लीजिए कि 2 भाई है, एक भाई ने अपना प्रॉपर्टी में हिस्सा वैव कर दिया आपके फेवर में, तो जिसके फेवर में वैव किया उसका राइट हो जाएगा। तो waiver results into creation of a right। estoppel अच्छा, अगला जो डिफरेंस है, इन सम सर्कमस्टांसेज एक्विजेंस अमाउंट्स टू estoppel, और इन केस ऑफ waiver सम एक्ट और कंडक्ट इज नेसेसरी टुगेदर विथ एक्विजेंस। estoppel जो है रूल ऑफ एविडेंस है, डज नॉट फॉर्म द बेसिस फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। waiver originates from contractual relationship and may give birth to the cause of action। The knowledge of reality or truth is not a factor essential condition for claiming estoppel। In case of waiver, real facts or truth is must be known to both the parties। ये आप जरूर याद रखिएगा कि अपना जो एविडेंस एक्ट में सेक्शन 115, 16, 117 और estoppel इन पास, estoppel का अब सेक्शन 115 हम शुरू करते हैं।
When one person has by his declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or sitting between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. ये जो इलस्ट्रेशन है इस सेक्शन का, ये पिकार्ड वर्सेस सीयर्स के केस से लिया गया है। ये पीटी में खूब पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये इलस्ट्रेशन है, ए intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterward becomes the property of A and A seeks to set aside the sale on ground that at the time of the sale he had no title. He must not be allowed to prove his want of title. इसको, इस इलस्ट्रेशन को हम लोग ऐसे समझते हैं, ए जो है ये लैंड बेच देता है बी को। ये लैंड इनफैक्ट सी की है। सी जो है ए का फादर है। अब सी का है तो ये लैंड, तो एज लॉन्ग सी इज अलाइव ए का कोई इस पे राइट नहीं है, इसका ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। ए इज द ओनली सन। तो इसने मान लीजिए कि बेच दिया है इसे 2018 में। 2020 में सी की डेथ हो जाती है और अब आके ए को ये लैंड मिलता है। अब ए कहता है क्या कि जब वो 2018 में बेचा था तो उसके पास ए के पास टाइटल ही नहीं था। ए कैन नॉट डू दिस, इट इज हिट बाई सेक्शन 115। तो वो अपनी बातों से मुकर नहीं सकता, ही शैल हैव टू मेक इट गुड। तो सेक्शन 115 कंटेन जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल बाय कंडक्ट्स और 116, 117 स्टॉपेल बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो और भी है आपके एविडेंस एक्ट में 234 है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 18 है, टीपीए में 41, 43 है। और ये जो इंग्रेडिएंट है, 3 बेसिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अदर पर्सन मस्ट हैव बिलीव्ड अपॉन द ट्रूथफुलनेस ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन और पार्टी हु रिप्रेजेंटेड शैल नॉट बी अलाउड टू रिट्रीट बैक। रिप्रेजेंटेशन कोई स्टेटमेंट, एक केस है इसमें सूरज चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा का। ए पर्सन हु इज स्टॉप्ड फ्रॉम मेकिंग मे नॉट हैव इंटेंशन टू डिसीव, उसका इंटेंशन हो या ना हो दैट इज इमैटेरियल। If he had made the representation and other party has altered his position, estoppel will apply। एक बहुत ही हिस्टोरिक केस है छगनलाल मेहता वर्सेस हरिभाई पटेल का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉपेल के लॉ को समराइज किया, 10 पॉइंट बताए इसमें पूरे स्टॉपेल के लॉ को। देयर मस्ट हैव बीन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सच रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन एग्जिस्टेंस ऑफ ए फैक्ट, फ्यूचर प्रॉमिस का नहीं होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेंट टू हैव बीन रिलाइड अपॉन, there must have been belief on part of other party, there must have been some action on faith of that declaration. Misrepresentation or conduct or omission must have been the proximate cause of leading the other party. The person claiming the benefit of an estoppel must show that he was not aware of the true state of things। और 8वां, only the person to whom the representation was made or whom it was designed can avail this doctrine। और ये आपका next है, no action arises on estoppel itself, it is not a cause of action, it may assist in enforcing a cause of action। तो ये अगर देखिएगा जिस तरह का क्वेश्चन होगा आप नोट डाउन कर सकते हैं। और estoppel अगेंस्ट यूनिवर्सिटीज के केस में एक श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में once a candidate has been admitted to an examination, his candidature cannot afterwards be cancelled even if his form carried certain infirmities। The candidate is not guilty of fraud if he misstate facts, the truth of which the university could have discovered with ordinary care। तो अगर मान लीजिए कि सिंपल सा है, सारा फॉर्म मार्कशीट रखा हुआ है और यूनिवर्सिटी को डिस्कवर इट विथ ऑर्डिनरी केयर, तो यूनिवर्सिटी अपने नेग्लिजेंस को स्टूडेंट के सर पे ब्लेम नहीं कर सकती। एंड दिस प्रोमिसी estoppel विल अप्लाई इन दोज केसेज। लेकिन अगर फ्रॉड है या कुछ वैसा है तो फिर प्रोमिसी estoppel अप्लाई नहीं करेगा। एक और केस है संतन गौड़ा का, बहरामपुर यूनिवर्सिटी का। इस केस में जो अपीलेंट था वो लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया एमए का, उसका मार्कशीट था
और यूनिवर्सिटी ने उसे प्री लॉ और इंटरमीडिएट लॉ एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड इशू कर दिया, लेकिन जब उसका फाइनल रिजल्ट निकलने वाला था यूनिवर्सिटी ने उसका रिजल्ट विथहेल्ड कर रखा और उसने कहा कि वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मार्क्स एमए एग्जामिनेशन में उसका नहीं है, इसलिए उसको डिबार किया जाता है। तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनके पास मौका था चेक करने का, ये पहले चेक कर सकते थे, अपने नेग्लिजेंस को दूसरे के मत्थे नहीं थोप सकते। एंड दिस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसी एस्टॉपेल ऑपरेट्स आल्सो अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी। तो ये दो केसेज हैं, तो आप याद रखिएगा, जैसे ही फ्रॉड, एस्टॉपेल इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ आल्सो इक्विटी, प्रोमिसी एस्टॉपेल तो प्योरली दैट इज इक्विटी। और इक्विटी मतलब कंसाइंस, कंसाइंस जहां होगा वहां फ्रॉड होगा, वहां चीटिंग होगी, वहां मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। तो प्रोमिसी एस्टॉपेल कंसाइंस, आपने जो कहा पूरा कीजिए एज मैटर ऑफ कंसाइंस। तो अगर कोई भी पार्टी, ए मैन हु इज पार्टी टू फ्रॉड कैन नॉट अवेल दिस डॉक्टर, ये वन लाइनर है। इन चीज़ों को आप समझेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। 116 में एस्टॉपेल ऑफ टीनेंट लाइसेंसी, तो कोई भी टीनेंट अपने लैंडलॉर्ड का टाइटल नहीं डिनाई कर सकता। और मोतीलाल वर्सेज यार मोहम्मद के केस में ये बात कही गई, where a landlord files suit for ejectment and for arrears of rent, the tenant who has been put into possession of the property in suit by landlord cannot be allowed to say that landlord had no interest in the property of suit। दूसरा केस है एसके शर्मा महेश कुमार, इसी लाइन पे है, और ये 117 है, एस्टॉपेल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बेली और लाइसेंसी। तो इसमें भी नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन डिनाई दैट ड्रॉयर हैड अथॉरिटी टू ड्रॉ सच बिल और टू इंडोर्स इट, बट ही मे डिनाई दैट द बिल वाज रियली ड्रॉन बाय द पर्सन by whom it purports to have been drawn. It can always be shown that the drawer's signature was forged। और उसी तरह से बेली लाइसेंसी पे भी अप्लाई करता है। तो आज मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से चल दिया। अब क्या करें, मजबूरियां हैं कि मुझे एविडेंस एक्ट कंक्लूड करना है। आज हम लोग 117 तक पहुंचे, अभी 50 सेक्शंस और हैं हम लोगों के पास। आज 2 तारीख हो गया और टाइम ही नहीं है हम लोगों के पास। खैर एनीवे, इसको कंटेंट लिखा हुआ वीडियो को पॉज कर, कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं भी प्रॉमिस करके, अब देखिए, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा कंक्लूड कर दूँ। पैरासीटामोल 2-3 दिनों से जो मौसम चेंज हो रहा है, आई एम डाउन विथ फीवर, लेकिन फिर भी वीडियो जा रहे हैं हमारे। तो एनीवे, अब मैं बड़ा दुविधा में कभी कभी हो जाता हूँ कि इतने फास्ट क्लास। देखिए, मेंस पर्पस से आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल पिकअप करेंगे। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत हो सकती है, उनको 2 बार अगर वो सुने धीरे धीरे थोड़ा किताबों से, तो उनके लिए ये बेहतरीन होगा। हमारा इरादा है, मैं केवल ये मेंस पर्पस पे ही, ये दिस इज ए चैनल स्पेशली मेंट फॉर मेंस पर्पस। मेंस वही स्टूडेंट देंगे जो पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं, पीटी क्वालिफाई वही करेंगे जिनका बेसिक थोड़ा क्लियर है। तो मेंस स्टूडेंट के लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में ज़रूर पोस्ट करें, मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन करूंगा, या तो कमेंट में या अगले वीडियो में, जो भी कन्वीनियंट हो। तो अंत में, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली अगली वीडियो आपको नॉन स्टॉप तरीके से लगातार मिलती रहेंगी। और अंत में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। याद रखिएगा, आपके बगैर सहयोग और समर्थन के हमारा मिशन कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो अपना भरपूर सहयोग और समर्थन हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।